नमस्कार दोस्तों अरविंदम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लैब असिस्टेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सवाल ये पढ़ेंगे दोस्तों। और ये बिल्कुल मैं NCERT 11th क्लास की जो बुक है उससे पढ़ाऊँगा ताकि आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो दोस्तों। और दोस्तों सवाल से एक क्वेश्चन लैब असिस्टेंट एग्जाम में आता है दोस्तों, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों। और दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए केमिस्ट्री और बायो के वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए जल्दी से शुरू करते हैं सवाल। दोस्तों सवाल को हम एल्गी भी कहते हैं, एल्गी। सबसे पहले सवाल क्या है दोस्तों, आपने अपने आसपास रुके हुए पानी या बहते हुए पानी में एक बिल्कुल हरी हरी परत देखी होगी। तो दोस्तों वो हरी परत वही है दोस्तों सवाल, उसे हम क्या कहते हैं, सवाल। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं सवाल किस जगत से संबंधित है। तो दोस्तों सबसे पहले जगत क्या है दोस्तों, एक वैज्ञानिक हुआ था RH व्हिटेकर। वैज्ञानिक RH व्हिटेकर ने पूरे विश्व के पादपों को 5 जगत में वर्गीकृत किया। इसने पंच जगत अवधारणा दी। पंच जगत अवधारणा आपसे पूछ ले क्वेश्चन, पंच जगत अवधारणा किसने दी? तो RH व्हिटेकर ने पंच जगत अवधारणा दी। इसके अनुसार इसने पूरे विश्व के पादपों को 5 बड़े बड़े जगत में बांटा। 5 जगत कौन कौन से थे? पहला था थैलोफाइटा, दूसरा था टेरिडोफाइटा, तीसरा था ब्रायोफाइटा, चौथा था जिम्नोस्पर्म, और दोस्तों 5वां था एंजियोस्पर्म। तो दोस्तों RH व्हिटेकर ने पूरे विश्व के पादपों को 5 जगत में बांटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और दोस्तों जो अपना सवाल है, सवाल को उसने थैलोफाइटा जगत में रखा। अर्थात हम कह सकते हैं सवाल थैलोफाइटा जगत का प्रथम उपसमूह है। सवाल थैलोफाइटा जगत का प्रथम उपसमूह है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले, पंच जगत अवधारणा किसने दी? RH व्हिटेकर ने। कौन कौन से थे? ये 5 थे। या यूँ पूछ ले सवाल किस जगत से संबंधित है? तो सवाल थैलोफाइटा जगत से संबंधित है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों सवालों के अध्ययन को हम फाइकोलॉजी कहते हैं। सवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। फाइकोलॉजी इंग्लिश में हम कहते हैं एल्गोलॉजी। दोस्तों अब बात करते हैं सवाल के लक्षणों की। सवाल का जो पहला लक्षण है वो है कि जो सवाल होते हैं इनका शरीर सुकायनुमा होता है। सवाल का शरीर सुकायनुमा होता है। अब ये सुकायनुमा क्या है? सुकायनुमा का अर्थ है कि जो सवाल का जो शरीर है, पादप शरीर है, वो जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होता है। जड़ पत्ती में विभेदित नहीं होता है। सुकायनुमा का क्या अर्थ हो गया? सवाल का पादप शरीर जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होता है। इसका दूसरा लक्षण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सवाल स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का अर्थ क्या है? सवाल अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? जैसे पेड़ पौधे बनाते हैं, क्योंकि सवाल में भी पेड़ पौधों के समान क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है।
शैवालों में भी पेड़ पौधों की तरह क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। और दोस्तों एक बहुत ही बड़ी बात है कि जो पृथ्वी का जो आधा भाग CO2 का वो शैवाल स्थिरीकृत करते हैं, पर क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में किसकी आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। जो पेड़ पौधे हैं ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इनमें क्या चाहिए? इनको कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए और क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। उसी प्रकार जो शैवाल है वो पृथ्वी पर उपस्थित आधी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आधा भाग CO2 को स्थिरीकृत करते हैं, अर्थात ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं, उसको स्थिरीकृत करते हैं। यदि आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो पृथ्वी पर गर्मी बढ़ेगी, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, वैश्विक उष्मीकरण, अर्थात ये पर्यावरण में भी बहुत ही बड़ी भूमिका निभा रहे हैं शैवाल। कैसे? आधा भाग कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकृत करके। तो ये बहुत ही बड़ी बात है एनवायरमेंटल रूप से दोस्तों। चलिए नंबर 3, इसका जो तीसरा महत्वपूर्ण लक्षण है कि इसकी जो कोशिका भित्ति है, शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज व पेक्टिन की बनी होती है। सेलुलोज और पेक्टिन व पेक्टिन की बनी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया और क्वेश्चन, शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। और चौथा इसका जो लक्षण है कि जो शैवालों में संचित भोजन मंड के रूप में होता है। शैवालों में संचित भोजन मंड, जिसे हम स्टार्च कहते हैं, स्टार्च के रूप में होता है। तो इसके 4 लक्षण हो गए बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसका शरीर सुकानुमा होता है, सोपोसी होते हैं और आधा भाग CO2 को स्थित करते हैं। बहुत ही बड़ी बात है। कोशिका भित्ति सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। संचित भोजन मंड या स्टार्च के रूप में होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं शैवाल के आवास के बारे में कि शैवाल किन किन आवासों में पाए जाते हैं। तो दोस्तों शैवाल लगभग सभी आवासों में पाए जाते हैं। लवणीय जल, अलवणीय जल, स्थिर जल, प्रवाही जल, शैलोद्भिद और किसी पौधे के शरीर पर, जंतु के शरीर पर, समुद्री जल, तापीय। कुछ शैवाल ऐसे हैं कि जो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी जीवित रहते हैं। दोस्तों बात करते हैं शैवालों के आवास की। तो दोस्तों मैंने कहा था शैवाल शुद्ध जलीय आवास में पाए जाते हैं। शुद्ध जलीय आवास, इसके आधार पर 2 प्रकार के हैं। पहला है अलवणीय जल, ऐसे शैवाल जो अलवणीय जल में पाए जाते हैं। और दूसरा है लवणीय जल, जो लवणीय जल अर्थात खारे जल में पाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ एग्जाम्पल है और वो एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से शैवालों में क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो शैवाल शुद्ध जलीय आवास में पाए जाते हैं। 2 प्रकार से हैं, अलवणीय जल वाले और लवणीय जल वाले। अलवणीय जल में 2 है। पहला है स्थिर जल में, स्थिर जल अर्थात कुछ शैवाल ऐसे हैं वो केवल स्थिर जल में पाए जाते हैं, जबकि दूसरे वाले हैं वो प्रवाहित जल में, बहते हुए पानी में पाए जाते हैं। जैसे झरना हो गया, नदी हो गई, इस प्रकार। तो अलवणीय जल में स्थिर जल अर्थात स्थिर जल में पाए जाने वाले शैवाल कौन कौन से हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिग्नीमा, जिग्नीमा। एक है ऊडोगोनियम, ऊडोगोनियम। एक है कारा। ये तीनों ही शैवाल स्थिर जल में पाए जाते हैं, अलवणीय जल में। तो दोस्तों आपको याद रखना है जिग्नीमा, ऊडोगोनियम, कारा। और जो प्रवाहित जल में पाए जाते हैं वो शैवाल है क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा।
यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स और एक है यूरोडाइना। प्रवाहित जल में पाए जाने वाले शैवाल क्लेडोफोरा, यूलोथ्रिक्स और यूरोडाइना। और लवणीय जल में दो शैवाल पाए जाते हैं, एक का नाम एंटेरोमार्फा और एक का नाम है डोनालिएला। दोस्तों नाम बहुत ही कठिन है, लेकिन यदि आप इनको बार बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएंगे। जैसे अलवणीय जल में स्थिर जल, प्रवाहित जल। स्थिर जल में जिग्निमा, उडोगोनियम, कारा। प्रवाहित जल में क्लेडोफोरा, यूलोथ्रिक्स, यूरोडाइना। लवणीय में एंटेरोमार्फा, डोनालिएला। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अब देखते हैं दूसरा आवास, समुद्री शैवाल। तीसरा तापीय शैवाल और चौथा है स्थलीय शैवाल। दोस्तों आवास बहुत इंपॉर्टेंट है, आवास से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए समुद्री शैवाल, इसमें दो प्रकार के आते हैं, रोडोफाइसी और फियोफाइसी। समुद्री शैवाल रोडोफाइसी और फियोफाइसी। दोस्तों हम रोडोफाइसी, फियोफाइसी और क्लोरोफाइसी इन तीनों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसको अलग से बढ़ाएंगे। चलिए समुद्री शैवाल हो गए, रोडोफाइसी, फियोफाइसी। तापीय शैवाल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तापीय शैवाल, अर्थात कुछ शैवाल ऐसे भी हैं जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक जीवित रह सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 40 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक जीवित रह सकते हैं ये शैवाल। पहला है इसमें साइटोनीमा और दूसरा है फोरमीडियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों ही, क्योंकि ये विशेष रूप से ताप 40 से 80 तक ये जीवित रह सकते हैं, फोरमीडियम और साइटोनीमा। स्थलीय शैवाल में दो प्रकार के आते हैं, एक वो जो मिट्टी में रहते हैं, मिट्टी में ऊपर की तरफ रहते हैं, और दूसरे वो जो भूमिगत अर्थात मिट्टी के नीचे रहते हैं। स्थलीय शैवाल, कुछ शैवाल स्थल पर पाए जाते हैं, मिट्टी के ऊपर, एक भूमिगत मिट्टी के नीचे। जो मिट्टी के ऊपर पाए जाते हैं उनमें पहला है वाउचेरिया, इसको वुचेरिया भी कहते हैं, वाउचेरिया। दूसरा फ्रिस्चिएला, तीसरा बोट्रिडियम। वाउचेरिया, फ्रिस्चिएला और बोट्रिडियम मिट्टी में ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले शैवाल, स्थलीय शैवाल। वाउचेरिया, फ्रिस्चिएला, बोट्रिडियम। भूमिगत शैवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट, भूमिगत शैवाल मिट्टी में पाए जाने वाले शैवाल, नील हरित शैवाल जिसको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, और इनका उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है इनका, इसको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। भूमिगत मिट्टी में पाए जाने वाले शैवाल, नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया। कौन कौन से हैं? दो याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोस्टॉक और एनाबीना। नोस्टॉक और एनाबीना दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भूमिगत शैवाल, जो भूमिगत है वो साइनोबैक्टीरिया है, और साइनोबैक्टीरिया में नोस्टॉक और एनाबीना है। नोस्टॉक और एनाबीना नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में बहुत ही बड़ी भूमिका इनकी रहती है, नोस्टॉक और एनाबीना। क्वेश्चन आता है नाइट्रोजन स्थिरीकारक शैवाल साइनोबैक्टीरिया, ये नहीं हो तो ये दोनों में से एक आएगा, नोस्टॉक और एनाबीना। देखिए नेक्स्ट, शैलोदविद।
सेलोद शैवाल। अर्थात कुछ शैवाल ऐसे हैं जो सेलोद चट्टानों पर चिपके हुए रहते हैं। उदाहरण है क्लेडोफोरा। आपसे पूछ ले निम्न में से सेलोदविद शैवाल है क्लेडोफोरा। और कुछ शैवाल ऐसे हैं कि दूसरे जंतुओं के शरीर पर चिपके रहते हैं, उन्हें हम जंतु शरीर शैवाल कहते हैं। जंतु शरीर शैवाल। उदाहरण है क्लेडोफोरा क्रिस्पेटा। क्लेडोफोरा क्रिस्पेटा। क्लेडोफोरा क्रिस्पेटा। चलिए, इसके बाद कुछ शैवाल ऐसे हैं जो पादप शरीर के ऊपर चिपके रहते हैं, अर्थात पौधों पर चिपके रहते हैं, उन्हें हम पादप शरीर शैवाल कहते हैं। उदाहरण है कोलियोकीट, वेरी इंपॉर्टेंट, कोलियोकीट। दूसरा डुपरनेल्डिया। डुपरनेल्डिया। अर्थात कोलियोकीट और डुपरनेल्डिया जो शैवाल है वो पादप शरीर के ऊपर चिपके हुए रहते हैं। क्लेडोफोरा क्रिस्पेटा जंतु शरीर पर पाया जाता है। क्लेडोफोरा सेलोदविद शैवाल है। तो इस प्रकार ये विभिन्न आवासों में भिन्न भिन्न प्रकार के शैवाल पाए जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, क्वेश्चन में एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। निम्न में से पादप शरीर शैवाल है कोलियोकीट या डुपरनेल्डिया। तो दोस्तों ये आपको नाम याद करने पड़ेंगे, बार बार लिखोगे बोलोगे आपको याद हो जाएंगे दोस्तों। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं कोशिका संरचना की। शैवालों की कोशिका संरचना कैसी होती है? तो दोस्तों शैवालों में सभी प्रकार की, तीनों ही प्रकार की कोशिका संरचना पाई जाती है। कुछ शैवाल प्रोकैरियोटिक है, कुछ यूकैरियोटिक है, कुछ मीजोकैरियोटिक है। तो पहला हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक शैवाल, अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसा शैवाल जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है उसका नाम है नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन से शैवाल में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है? नीलहरित शैवाल। दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका। दोस्तों आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक तो जानते होंगे ना, 9th-10th में पढ़ा होगा। अपने पास इतना समय नहीं है कि हम ये सभी विस्तार से समझाएं, इसलिए हम केवल प्रयोगशाला सहायक की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं वही पढ़ाएंगे दोस्तों, क्योंकि आपका भी समय बर्बाद नहीं हो। चलिए, यूकैरियोटिक कोशिका। तो दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिका में रोडोफाइसी, दूसरा फियोफाइसी, तीसरा जेंथोफाइसी, चौथा क्लोरोफाइसी। अर्थात रोडोफाइसी, फियोफाइसी, जेंथोफाइसी, क्लोरोफाइसी, इन चारों में ही यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मीजोकैरियोटिक कोशिका। मीजोकैरियोटिक कोशिका दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है ये क्वेश्चन पहले। मीजोकैरियोटिक कोशिका। दोस्तों मीजोकैरियोटिक कोशिका डायनोफ्लैजिलेट्स में पाई जाती है। डायनोफ्लैजिलेट्स, यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, डायनोफ्लैजिलेट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मीजोकैरियोटिक कोशिका डायनोफ्लैजिलेट्स में पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है निम्न में से किस शैवाल में मीजोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है?
तो ऑप्शन एक ही मिलेगा आपको, डायनोफ्लैजिलेट्स शैवाल। और दोस्तों इसके बाद एक बहुत ही बड़ी बात है कि जो नील हरित शैवाल व लाल शैवाल, जो शैवाल होते हैं इनमें गमन के लिए क्या पाई जाती है, कशाबिकाएं, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लैजिला, कशाबिकाएं कहते हैं। शैवालों में गमन के लिए रचनाएं पाई जाती है जिन्हें कशाबिकाएं कहते हैं, शैवाल उनके द्वारा गमन करते हैं। और जो नील हरित शैवाल है और लाल शैवाल है इनमें कशाबिकाएं नहीं पाई जाती हैं, इनमें कशाबिकाएं नहीं पाई जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कशाबिकाएं नहीं पाई जाती। क्वेश्चन आ सकता है, निम्न में से किस शैवाल में कशाबिकाएं नहीं पाई जाती, नील हरित शैवाल और लाल शैवाल, रेड शैवाल, रेड एल्गी। तो दोस्तों इस प्रकार आज का हमारा जो ये टॉपिक था वो पूरा होता है। बाकी जो शैवाल बहुत बड़ा टॉपिक है, इसका हम 2 पार्ट और करेंगे। जो एंड का पार्ट होगा वो हमारा रोडोफाइसी, फ्यूजफाइसी और क्लोरोफाइसी रहेगा, और इसका एक पार्ट थोड़ा सा इसका उपयोग वो बाकी वो हम कल करवा देंगे दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और आपके जो साथी हैं प्रयोगशाला सहायक की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़रूर भेजें दोस्तों। बिल्कुल NCERT से पढ़ा रहा हूँ, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होगा और इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। यदि आपको इन जो नोट्स की PDF चाहिए तो नीचे में मेरा व्हाट्सअप जो ग्रुप है उसका लिंक दे रहा हूँ, उसमें ज्वाइन हो जाएं। तो उसमें आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन और जो अपनी क्लास यहाँ लेंगे उसके नोट्स आपको उसमें एक दिन बाद वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ आप समझ सकते हैं और वो नोट्स आप प्रिंट कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।